सो हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन एंड आज हमारे साथ है दीपक शर्मा, जिनकी अभी ऑल इंडिया रैंक 60 आई है इन आईआईटी जेम 2025। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक। थैंक यू भैया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। अच्छा दीपक, सबसे पहले आपने ऑल इंडिया रैंक 60 लेके आई है, तो आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए खुद से एक प्राउड मोमेंट होगा। सो अभी आपकी फैमिली में कैसा माहौल है जब आपकी ये ऑल इंडिया रैंक 60 पता चले सबको तो? भैया माहौल तो अच्छा है, सब कुछ है। मम्मी खुश है, पापा खुश है, दीदिया खुश है। पर ये है थोड़ा और अच्छा करा था, एक्सपेक्ट किया था, पर वो हो नहीं सका। ओके। सो दीपक, स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कैसे ग्रेजुएशन करी। ये सब आप एक बार मेंशन कर दीजिए। मेरा नाम दीपक है, दीपक शर्मा। मैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव नायला गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी ग्रेजुएशन मेरी अभी परस्यूम है। मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से मेरी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स में अभी चल रही है। और मैंने ओके, जेम अभी आप 2025 मैंने जेम अच्छा, अभी 2025 आपकी में और ग्रेजुएशन चल रही है। यस। हाँ भैया, अभी ओके, एग्जाम लगेंगे नेक्स्ट मंथ। बहुत अच्छा यार, आपने आईआईटी जेम अपने ग्रेजुएशन के साथ ही क्रैक कर लिया और वो भी डबल डिजिट रैंक के साथ। तो बहुत बहुत आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। सो दीपक, अभी स्टार्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब आपको इस आईआईटी जेम नाम के जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के बारे में पता कैसे चला? हाँ, दरअसल मतलब फर्स्ट ईयर के जब मैं हमारे एग्जाम चल रहे थे, कॉलेज एग्जाम, तब एक हम मेरे क्लासमेट है मनीष, उन्होंने बताया था। तब कॉलेज फिर एग्जाम कंप्लीट हुए। तब मैं सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मुझे पता लगा कि ये जेम का एग्जाम होता है, जो मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन के लिए होता है। कि अपन जो हम्म। नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी, वहाँ से अपनी एमएससी परस्यू कर सकते हैं किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में। तो मेरे पास मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो मैं मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे यूट्यूब पे सर्च किया, टेलीग्राम पे सर्च किया, तो बहुत सारे फिर सोर्स मिलते गए। और ऐसे फिर मैंने सेकंड ईयर ओके। के लगभग अक्टूबर से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सेकेंड ईयर के अक्टूबर से स्टार्ट की थी आपने प्रिपरेशन? ओके, हाँ, मैंने ग्रेट फिर यार, जेम ग्रेट। 2000 सेकंड ईयर में भी जेम का एग्जाम दिया था 2023 में। अच्छा, फिर उसका रिजल्ट कैसा रहा? उसका जस्ट क्वालिफाई किया था, उसमें मेरी रैंक 1600 के आसपास थी। ओके। अच्छा, मैंने सुना है आपके एक दोस्त की ऑल इंडिया रैंक 1 भी है। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, बैचमेट है कॉलेज में, उसकी ऑल इंडिया रैंक ओह, 1 आई है। बैचमेट, ग्रेट ग्रेट। ओके। उसकी आप फर्स्ट दोनों रैंक आई है। साथ में प्रिपरेशन करते थे? हाँ, साथ में उसने तो मतलब मेरे से पहले स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। उसने लगभग मई में कर दी थी और मैंने ओके, अक्टूबर में की थी। ग्रेट यार। अच्छा दीपक, अभी बात करते हैं, आपने जैसे बताया कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो मेरे को ये बताइए, आप जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आप अपने कॉलेज के साथ इसको कैसे मैनेज कर रहे थे, और आप ऑन एन एवरेज रेगुलर कितना टाइम आईआईटी जेम की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे? हाँ भैया, एक ही क्वेश्चन बहुत होता है लोगों का कि कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें। ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। कॉलेज के साथ आराम से मैनेज कर सकते हैं। कॉलेज ऐसा कोई एग्जाम, कॉलेज में कोई प्रेशर का काम नहीं होता। मोस्ट ऑफ हर जगह हम्म, सैटरडे संडे ये ऑफ रहता ही है। और कॉलेज में ऐसा कोई बिल्कुल। प्रेशर नहीं रहता कि ये किया ही जाए। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। कई अब कई आइजर से ही करें अपनी बैचलर्स तो होता है, बाकी जगह नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आराम से कर हम्म, किया जा सकता है। और कॉलेज को अपन जैसे 9 to 5 मान लो, फिर बाकी टाइम तो खुद के लिए फ्री रहता है, तब आराम से पढ़ सकते हैं। जेम इतना भी कोई बड़ा एग्जाम है नहीं, छोटा सा सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट पूरी आती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, छोटा तो अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन जो अभी जूनियर्स प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उनके लिए ऑफ कोर्स एक बार स्टार्टिंग में होता है, जब सिलेबस देखते हैं स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है बहुत बड़ा सिलेबस है। बट हाँ। ठीक है, चलता है, इतना सिलेबस का जो भी होता है सब। इनिशियल स्टेज में हर किसी को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो जीरो से स्टार्ट करता है जब देखते हैं ना भी जैम का पेपर इतना मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा। बट जब प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो ऐसे लगता है भी ये एग्जाम कुछ है ही नहीं। हाँ, तो दीपक, प्रिपरेशन आप करने ऑन एन बैठ। एवरेज कितना, हाँ, आप ऑन एन एवरेज कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे आईआईटी जेम की प्रिपरेशन में?
जैसे मैंने बताया, मैंने अक्टूबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो अक्टूबर, नवंबर, ओके। दिसंबर, ये 3 महीने मैंने प्रिपरेशन की थी, फिर हमारे कॉलेज एग्ज़ाम आ गए थे। तो इस वजह से लगभग मेरी हम्म। मई तक प्रिपरेशन बिल्कुल बंद हो गई थी। फिर ओके। जब फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ जून से, तब मैंने प्रिपरेशन वापस स्टार्ट कर दी थी। और एवरेज टाइम तो हम्म। ऐसे भैया कुछ कह नहीं सकते, जितना भी टाइम मिले तब सारा इसी में दे दो। जितना भी दिन में टाइम मिले पूरा ओके। इसी में दे दो। ऐसे तो कुछ एवरेज टाइम देना ये कोई लॉजिक्स नहीं होता ना। नहीं, फिर भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको आईआईटी जेम क्रैक करना है तो आप 3 to 4 आवर अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्या आपके अकॉर्डिंग ये बात सच है? 3 to 4 आवर्स उनके लिए है जो मान लो कोई 5 महीने के लिए से तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई किसी को तैयारी करने के लिए 1 साल मिल रहा है तो उसके लिए डेली के 2 आवर्स भी इनफ होते हैं। ओके। 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 सो दीपक, अभी मैं आपसे एक ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो जब आपका इनिशियल स्टेज था, तो इनिशियल स्टेज में जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इनिशियल स्टेज में हर किसी को लगता है कि जेम एक मुश्किल एग्जाम है, हम इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो क्या आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था? हाँ, मेरा इनिशियल स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है, फर्स्ट ईयर में मेरी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज थी वो 48% थी, और हम्म। मैथमेटिक्स ऑनर्स में। तो ओह। फिर मैथमेटिक्स ओके। मैथमेटिक्स में ही नंबर कम आए, तो उसके बाद में जेम की प्रिपरेशन और स्टार्ट करना ये थोड़ा अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि हम्म। खुद को एक गिल्ट कॉलेज फील में होता मैं। है। हाँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा वो हम्म। समझ भी नहीं आया था, पर फिर एक टीचर की समझ में आए तो दूसरे टीचर की क्लास देखना। मैंने कहीं किसी कोचिंग ऑफिशियली ली तो नहीं थी, पर जैसे यूट्यूब पे मिल जाए, कहीं टेलीग्राम पे मिल जाए, वैसे लेक्चर्स देखा था। तो किसी एक टीचर का समझ ना आए तो दूसरे टीचर का देखना। और इसमें ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये टीचर सही नहीं है, ये टीचर सही है। ऐसा नहीं होता, सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी ने अपना बहुत अच्छा एफर्ट दिया है। पर अपन को किसी टॉपिक पर खुद को समझना होता है, खुद को मेहनत करनी होती है। अपन वो कर नहीं पाते। हम्म। तो फिर अपन फिर टीचर को ब्लेम कर देते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, ये टीचर ऐसा है। जबकि सभी टीचर खुद एग्जैक्टली, के तरफ एग्जैक्टली। से बहुत मेहनत करते हैं। उस पॉइंट पर अपन को बिल्कुल खुद भैया, को बिल्कुल। अपन को एफर्ट एफर्ट देने होते हैं, और अपन करते नहीं और टीचर को ब्लेम कर देते हैं। तो हम्म। इनिशियली में बहुत दीपक, प्रॉब्लम आपने आई यहाँ थी। पे, हाँ हाँ, भैया। आपने यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छी बात बोली है कि हम ब्लेम डाल देते हैं दूसरे पे कि ये टीचर अच्छा नहीं करा रहा, ये नहीं हो रहा, जबकि वहां पे अपने एफर्ट्स में कमी होती है, क्योंकि हर टीचर अपना बेस्ट देगा कि वो चाहता है कि उसके हर एक स्टूडेंट की जो बेस्ट उनका रिजल्ट रहे। तो वो किसी स्टूडेंट का बुरा सोच ही नहीं सकता। जस्ट कहीं ना कहीं अपन में ही कमी रही होगी, सो दैट कि अपन उस स्टेज में नहीं आ पा रहे, अपन वो चीज समझ नहीं पा रहे। सो आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि एफर्ट्स में कमी रह सकती है लेकिन टीचर के एफर्ट्स में कमी नहीं रहेगी। दैट्स हाँ, ग्रेट यार, टीचर्स आपकी के बहुत अच्छी सोच है इस चीज में। थैंक यू भैया। और इनिशियल स्टेज में सभी को परेशानी आएगी, सबको लगेगा कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, थ्योरी भी नहीं समझ आ रही है। हम्म। पर ये क्या, अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना फेमिलियर होंगे चीजों को, जितना पढ़ेंगे, जितना और डीप में पढ़ेंगे, उतना आसान लगता रहेगा। मैंने मतलब बिल्कुल, सेकंड ईयर में बिल्कुल। मैंने एसके मापा पढ़ ली थी, रियल की। हम्म। सेकंड ईयर में मैंने दो सब्जेक्ट की ओह। ली थी, रियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने रियल के लिए एसके मापा कंप्लीट कर ली थी, और ओडी के लिए केवल थ्योरी कंप्लीट की थी, क्वेश्चंस किए नहीं थे। उस बेसिस पे ओके, मैंने यानी कि अभी बोल रहे हो आप, आपने बुक्स फॉलो करी थी, राइट? हाँ भैया, मैंने रियल के लिए, ओनली रियल के लिए बुक फॉलो की थी। सेकंड ईयर में एसके मापा पढ़ी थी, फाइनल ईयर में रॉबर्ट जी बार्टले वो बुक पढ़ी थी, और ओके, सो किसी यहाँ सब्जेक्ट पे से मैं भी एक नहीं की चीज और थी। पूछना चाहूंगा। हम्म। ओके, तो यहाँ पे अभी एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम में है, तो उस स्टूडेंट को क्या बुक फॉलो करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत इनफ टाइम है। गेम की प्रिपरेशन को अपन लास्ट में 2 महीने भी अपन डेडिकेटेड दे दी तो उससे आई थिंक डबल डिजिट में रैंक आराम से आ जाती है। तो उनके पास अभी बहुत टाइम है, हम्म। उसमें वो बुक्स फॉलो कर ले, बुक्स से है ना, किसी टॉपिक को डीप में पढ़ ले, कोई ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ ले, जैसे लीनियर है। गेम के सिलेबस में ये डायगोनलाइजेशन, ये चीजें मेंशन नहीं है, पर इनको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। तो वैसे हाँ, कुछ टॉपिक को क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट डीप हो में पढ़ जाते ले, हैं।
टॉपिक्स को थोड़ा डीप हम्म। में पढ़ ले। जैसे रियल में कई एनालिसिस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको अपन अगर कई कॉम्प्लेक्स के टॉपिक लग के सोचे, कॉम्प्लेक्स के हिंट लग कॉन्सेप्ट लगा के, तो बहुत आसान हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग उनको पढ़ लेना हम्म। चाहिए एक्स्ट्रा टॉपिक, अभी उनके पास बहुत टाइम है ऐसा। हाँ एग्जैक्टली जैसे अपना इंटीग्रल कैलकुलस में अगर अपन वेक्टर कैलकुलस किया होगा तो इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अपन डायरेक्ट ग्रीन थ्योरम से या स्टोक थ्योरम से डाइवर्जेंस ग्रेडियंट्स के हेल्प से आसानी से उनको सोल्व कर पाते हैं। हाँ एग्जैक्टली वैसे हम्म। ही बहुत सारे टॉपिक्स है, लीनियर में है, ग्रुप्स में है। ग्रुप में साइलोस थ्योरम पढ़ लो तो कई चीजें बहुत ही ज्यादा रियलिटी बेस हो जाते हैं, हाँ फिर देखते ही किससे सॉल्व हो जाते हैं वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दीपक अभी आप मेरे को ये बताइए जब आपने अभी ये बात करें आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग फेज हो गया जब प्रिपरेशन का मिडिल फेज आया जब आपने यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो बट क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वहां पे एक डिमोटिवेशन फील होता है ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट को फील होता है हर कोई जो भी स्टूडेंट चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो चाहे ऑल इंडिया रैंक 10 हो चाहे ऑल इंडिया रैंक 100 हो चाहे 1000 हो हर स्टूडेंट को इनिशियल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो उसके क्वेश्चन नहीं बनते और जब क्वेश्चन नहीं बनते तो डिमोटिवेशन फील होता है कि मैंने इतना टाइम दे दिया लेकिन फिर भी मेरे को आउटपुट नहीं मिल रही तो आपने इस चीज को कैसे डील किया। देखो ये तो है ही कि अपन अगर केवल थ्योरी पढ़े तो क्वेश्चन अपने से शायद एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं होंगे। ये तो हम्म। हर जगह ही ट्रू होता है, हर इंसान के लिए ट्रू है। पर उसको क्या करना चाहिए, मतलब पहले टीचर्स के जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्विंग की वो पकड़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग उसको पहले टीचर्स के जो सॉल्विंग क्वेश्चन है, टीचर्स कई है, यूट्यूब पे बहुत बैच पड़े हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी बिल्कुल है, उनको बिल्कुल। देखना चाहिए। लीनियर के लिए हम्म। अगर मैं चैनल रिकमेंड कर दूं तो आप बता दो। हाँ हाँ रेफर करना चाहो तो डेफिनेटली रेफर कर दीजिए। एक एस बी टेक मैथ नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने लीनियर के लिए तैयारी ओके। जीके सीरीज लॉन्च करते हैं, वो हर साल लॉन्च करते हैं। वो हम्म। लीनियर को इतना इजी बना देते हैं कि लीनियर के सभी क्वेश्चन लगभग एक या दो कॉन्सेप्ट से ही हो जाते हैं। अगर किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो वो केवल एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ के और उनकी अप्रोच सीख ले, उससे ही उससे लीनियर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रियल रियल का तो ऐसा है कि हम्म। 11वीं 12वीं में स्टिल रियल का बेसिक बनता ही जा रहा है, तो रियल के तो ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसी में रियल एनालिसिस में डिफिकल्टी फेस होती है क्योंकि ट्वेल्थ में अपना बेस इतना स्ट्रांग रहा नहीं होता तो अपन उस चीज को राइटली ले लेते हैं और ग्रेजुएशन में आके आके उसका एडवांस लेवल आता जाता है और अपने बेसिक वीक होते जाते हैं। तो आपने इस रियल एनालिसिस को कैसे स्ट्रांग किया या आपके ट्वेल्थ से इनके स्ट्रांग कंसेप्ट थे। अब ऐसा तो मुझे भी नहीं कह सकते कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे या नहीं थे, पर जैसे कई क्या करते हैं, रियल रियल के जो टॉपिक्स है, जैसे कंटिन्यूटी की बात करें, तो कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर हम्म। डिफाइन होगी, वो अपन को पहले देखना चाहिए। कंटिन्यूटी डोमेन पर डिफाइन होती है, और जबकि हम्म। डिफरेंशिएबिलिटी है उसके लिमिट पॉइंट का सेट और डोमेन का सेट, इन दोनों के इंटरसेक्शन पर डिफाइन होती है। अपन को ये मतलब कौन सी टॉपिक की बात किस डोमेन में चल रही है उसको पहले ध्यान रखना चाहिए। उससे रियल की फिर अपने आप सोच एग्जैक्टली। बन जाती है। रियल के जो हम्म। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इजी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपकी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात होगी जब आप फाइनल स्टेज आता है जब प्रिपरेशन का जब आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी ऑफ कोर्स आपने टेस्ट सीरीज दी होगी सो आपके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस रहती है स्टूडेंट की प्रिपरेशन में और आपकी क्या हेल्प हुई आपने क्या इम्प्रूवमेंट करी टेस्ट सीरीज के थ्रू तो वो एक बार बता दीजिए। टेस्ट सीरीज तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनको किस वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व हम्म। करने हैं, किस क्राइटेरिया में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है देखना। तो वो उस चीज की पहचान करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे अभी अभी ये देखा हो आपने, तो 2025 का जो पेपर था जेम का, वो थोड़ा कैलकुलेटिव आ हम्म। गया था, लेंदी। और वही गलती की वजह बिल्कुल। से मेरे मार्क्स कम रहे, कि 2024 का पेपर था वो थ्योरेटिकल रहा था, अप्रोच उसमें हम्म। थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और जबकि इसमें कैलकुलेटिव अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है 2025 के। तो अपन को हर तरीके के एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए, कि 2024 के जैसा पेपर आ जाए तब भी, 2025 के जैसा लेंदी पेपर आ जाए तब भी, कैलकुलेटिव आ जाए तब भी। मेरी मैंने देखे तो यही गलती रही थी कि मैं केवल थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करा था, कैलकुलेशन पार्ट मेरा वो हम्म। थोड़ा वीक रहा था। मेरी कैलकुलेशन स्लो रही थी, इस वजह से मेरे पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे।
ओके। सो अभी आपने मतलब ये एग्जाम की बात करी है तो मैं एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। अभी जो आईआईटी जेम का ये एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स 2020-25 का, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मानना था ये एग्जाम बहुत इजी आया है। बट अभी जब रिजल्ट आया है तो हमने देखिए कट ऑफ 19.29 गई है। तो इसके पीछे आप क्या लॉजिक समझ रहे हो? अभी आपको क्या लग रहा है, क्या मैथ यहाँ पे हुई है? मतलब इसके पीछे तो यही है कि लोगों की, मेरी जैसे लोगों ने ना सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा की है। मैंने भी हम्म। एग्जाम्स में बहुत सिली मिस्टेक की है, लोगों ने बहुत किया है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन रहा है। नहीं, पेपर तो बहुत इजी था। पेपर तो ओके। लगभग, शायद मुझे लगभग सभी क्वेश्चन आते थे, पर मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। मेरे कई क्वेश्चन तो मैंने देख भी नहीं पाया, छूट ही गए थे, ऐसा रहा था। हम्म। तो पेपर लेंदी रहा था, लेंदी उनके लिए रहा था हमारे जिन्होंने ट्यूशन प्रैक्टिस इतनी नहीं कर पाए थे, जो केवल थ्योरेटिकल पार्ट में ध्यान दे रहे थे, उनके लिए लेंदी रहा था। तो इसका यही है कि अपन को हर तरीके की थ्योरेटिकल पेपर हो, चाहे चाहे कैलकुलेटिव पेपर हो, दोनों के लिए कैलकुलेटली। तैयार रहना चाहिए। दोनों के लिए तैयार रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ओके, सो दीपक अभी जब ऑल इंडिया रैंक 60 आपकी आ चुकी है, सो अभी आपकी क्या प्लानिंग है? अभी आप मैथ में रिसर्च करना चाहोगे, या कोई आईआईटी या एनआईटी से आप अपने मास्टर्स पे प्लेसमेंट लेना चाहोगे? और ऑफ कोर्स आपने कौन सी आईआईटी या एनआईटी को प्रेफरेंस देने को सोचा है? हाँ, मतलब अभी डिसाइड तो नहीं किया है, पर रिसर्च के फील्ड में थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्च के फील्ड में जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि बैकग्राउंड कैसा है, खुद की मेंटेलिटी कैसी है, खुद की थ्योरेटिकल अप्रोच, खुद के पढ़ने का तरीका कैसा है। उससे उस इन सबको देखे बिना रिसर्च के फील्ड में जाना थोड़ा टफ हो जाता है। और प्लेसमेंट का भी ऐसा है कि एडटेक, मैंने कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाया नहीं है कि मैं एडटेक ओके। के फील्ड में चल जाऊं, या फिर ये जावा पाइथन कोई सी लैंग्वेज फिलहाल आती नहीं है। तो अभी कुछ ऐसे सोचा नहीं हम्म है, पर जैसे आईआईटीज में है, तो जयपुर से नियरेस्ट आईआईटी आईआईटी दिल्ली, उसी को प्रिपेयर करेंगे। हम्म। एमएससी परस्यू करने ओके का विचार है फिलहाल। ओके। ओके, आप अपने लोकल एरिया में देखना चाहते हो, जो आपके सबसे नियरेस्ट टॉप मोस्ट आईआईटी आप उसको प्रेफर करोगे? हाँ, नियरेस्ट आईआईटी को ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन में घर पर ही रहे हैं, उसके बाद में अचानक से मास्टर्स हम्म। के लिए बाहर जाए, तो फिर वो थोड़ा मेंटल हेल्थ के लिए भी थोड़ा सही सही नहीं रहता अधिकतर लोगों हम्म। के लिए। तो नियरेस्ट को भी प्रिपेयर, नियरेस्ट फैक्टर भी देखना चाहिए अपने को। हाँ, अगर आपको टॉप मोस्ट आईआईटी मिल रही है वो भी नियरेस्ट, तो ऑफ कोर्स आपको वही प्रेफर करनी चाहिए। हाँ, वैसा ही। तो अच्छा, इस पॉडकास्ट के एंड में अगर आप जूनियर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज ऐड ऑन करना चाहो, या कोई ऐसी टिप्स या आपकी जर्नी की कुछ ऐसी इंसाइट्स जो आप शेयर करना चाहो, तो प्लीज आप वो चीज शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं जो ये सुन रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि अपने को अपने लाइफ में जो भी कैसा भी सिनेरियो आए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कि अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, या फिर बुरा हो या बहुत बुरा हो, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्चुअली भैया, मुझे जिसने बिल्कुल। जिसने बताया था जेएम के एग्जाम के लिए, उनकी खुद की कोचिंग है, पर भी उनके जेएम के एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। खुद की कोचिंग होने के ओ। बावजूद अच्छे नहीं आ पाए। मतलब कई विकास की जैसी परिस्थिति आ जाए, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मनीष की जैसी आ जाए, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और मेरी जैसी मॉडरेटर है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा, ये है हर मेरा सिचुएशन फेस करने के मैसेज। लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल और कंपेयर बिल्कुल। कभी नहीं करना चाहिए किसी को किसी से। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो कंपेयर करे बिना, एग्जैक्टली। डिस्ट्रैक्ट होने हुए बिना अपनी तैयारी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके। तो दीपक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। आपके भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया।